जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड वेरियस कंडीशंस को। ये वीडियो लाने का मेरा पर्पज़ है, मेरे जो ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये क्वेरी रेज़ की, उन्होंने रिक्वेस्ट रेज़ की है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें सारे ऑथेंटिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को मैं उनके साथ शेयर करूँ, जिससे कि वो ज़रूरत पड़ने पे जब उनको सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटीज़ या जो ऑफिशियल्स हैं अगर वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको हेल्प नहीं करते हैं, तो उस वक्त वो इन डॉक्यूमेंट्स को, इस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सके उनके सामने। तो दोस्तों आज के सेशन में ना सिर्फ हम ओबीसी सर्टिफिकेट रिलेटेड वेरियस कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, बल्कि साथ ही साथ पैरेलली जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो सोर्सेज को भी शेयर करूंगा जहां से आप ये जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, आप भी फेच कर सकते हैं। दोस्तों इसके आज के हमारे सेशन में जो हमारा कंटेंट है, जो हम डिस्कशन करेंगे, उसमें सबसे पहले देखेंगे कि ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन कितना है सेंटर और स्टेट में। फिर हम देखेंगे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्या है और ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या डिफरेंस है। इनकम क्राइटेरिया फॉर ओबीसी एनसीएल क्या है, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, वैलिडिटी कितनी होती है सर्टिफिकेट की, इशूइंग अथॉरिटीज़ कौन कौन से होते हैं, और ये सारे डिस्कशन के साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स और सोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज हम जो भी डिस्कशन करेंगे आपके साथ, जो भी आज हम जो भी डिस्कशन आपके साथ करेंगे उसके लिए ऑथेंटिक हम डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बैकअप देंगे डॉक्यूमेंट्स का। इसलिए क्योंकि जब ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने कैंडिडेट जाते हैं तो कई बार ऑफिशियल्स और कंसर्न अथॉरिटीज़ उनको हेल्प नहीं करती है। कई बार वो उनसे क्वेश्चंस उनके सामने रेज़ करती हैं कि ये रूल कहाँ पर है और कहाँ से आप ये क्वेरीज हमारे सामने रेज़ कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में आप उनके सामने जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बैकवर्ड क्लासेस के लिए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 338B के तहत इसको बनाया गया है। इस वेबसाइट पे जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी ऑथेंटिक है एंड बैक्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो हम जो भी डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, इसी वेबसाइट का हम आपको बैकअप देंगे, डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कौन सा रूल कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ अवेलेबल है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे आप भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को रिप्रोड्यूस कर सकें अथॉरिटीज़ के सामने और आपको तकलीफ ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो सर्टिफिकेट बनवाते वक्त। दोस्तों इस सारे कंटेंट में कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं इनकम क्राइटेरिया को लेके, जिसको कि मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट को लेके भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। इसको भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा, जिससे कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों ये वीडियो चूँकि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखें। जितने भी आपके पॉसिबल डाउट्स होंगे वो सब इस वीडियो के माध्यम से रिजॉल्व हो जाएंगे, जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको बोला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी कितना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ओबीसी कैटेगरी का जो सेंटर और स्टेट में रिजर्वेशन है ये 27% है, यानी 27% रिजर्वेशन आप अवेल कर सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के थ्रू। अब हम देखते हैं कि क्राइटेरिया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्या है। 4 मोस्ट प्राइमरी क्राइटेरिया है कि जो आपकी कास्ट है वो ओबीसी की लिस्ट में होना चाहिए। ओबीसी की 2 लिस्ट होती हैं, एक सेंटर की लिस्ट होती है, एक स्टेट की लिस्ट होती है। तो अगर आप स्टेट एग्जाम्स में ओबीसी रिजर्वेशन को अवेल करना चाहते हैं तो आपकी कास्ट स्टेट की लिस्ट में होना चाहिए, और सिमिलरली अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं तो आपकी कास्ट सेंटर ओबीसी लिस्ट में होना चाहिए। दोस्तों ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट को चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा और यहाँ से आप जाइए सेंट्रल स्टेट ओबीसी की ये जो आइकन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेट वाइज सारी जो कास्ट हैं जो सेंट्रल की लिस्ट में है वो यहाँ पे स्टेट वाइज उन्होंने यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है। यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल की लिस्ट में है या नहीं, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। सपोज़ करिए हमने
बिहार स्टेट में जाके देखा कि बिहार की जो कास्ट है वो कितनी सेंट्रल लिस्ट में है, तो ये वो सारी कास्ट है जो बिहार स्टेट की हैं और सेंट्रल के लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। और ये जो सारी आप कास्ट देख रहे हैं, ये कब किस डॉक्यूमेंट के तहत इसमें लिस्ट में शामिल हुई है, यहाँ पे सामने इसका ये डॉक्यूमेंट भी अटैच्ड है कि इस लेटर की अथॉरिटी से ये पर्टिकुलर कास्ट इस पर्टिकुलर पीरियड में ऐड हुई है सेंट्रल की लिस्ट में। ये आप देख सकते हो। ये सिमिलरली आप किसी भी स्टेट का देख सकते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अंदर जाके देखिए, आप देख सकते हैं कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में है या नहीं, और किस ईयर के लेटर के रिस्पेक्ट में उसको सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड किया गया, वो भी आप देख सकते हैं। चाहिए दूसरी कंडीशन है इनकम और वेल्थ क्राइटेरिया की। इसमें पेरेंट्स जो कैंडिडेट हैं उनके पेरेंट्स की अगर इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स की इनकम की बात हो रही है, फैमिली इनकम की बात नहीं हो रही है। फैमिली इनकम जैसा कि ईडब्ल्यूएस में होता है, वहाँ पे फैमिली के सारे मेंबर्स की इनकम काउंट होती है, लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की इनकम काउंट होती है, यानी मदर एंड फादर। और जो कैंडिडेट्स के पेरेंट्स की इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है वो क्रीमी लेयर में आते हैं, और क्रीमी लेयर इज़ एज गुड एज जनरल कैटेगरी, उसमें ओबीसी रिजर्वेशन वो अवेल नहीं कर सकते हैं। अब ये जो इनकम क्राइटेरिया है इसको अच्छे से समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनकम 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए, और इनकम कम में जो सैलरीज और एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होती है वो काउंट नहीं होती, वो इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कैंडिडेट्स को इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, तो इसको तो बहुत ही डिटेल में हम आपको समझाएंगे। उसके बाद अगर जब आपको क्राइटेरिया जस्टिफाई करना है कि आपकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो उसके लिए 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसकी बेसिस पे आपको प्रूफ करना होता है कि इनकम 8 लाख रुपए से कम है। और यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये जो इनकम की बात हो रही है, इसमें कैंडिडेट खुद जो अवेल करना चाहता है रिजर्वेशन को, उसकी सैलरी और उसका स्टेटस काउंट नहीं होता है। इसमें सिर्फ पेरेंट्स का सैलरी और स्टेटस काउंट होता है। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें कैंडिडेट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। इसमें देखिए रूल क्या बोलता है कि जो क्रीमी लेयर का स्टेटस है कैंडिडेट का, ये उसके पेरेंट्स की बेसिस पे डिसाइड होता है, ना कि कैंडिडेट्स के स्टेटस या उसकी इनकम पे। यानी कैंडिडेट जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन अवेल करना चाहता है, वो किस जॉब पे है, किस पोस्ट पर है और उसकी इनकम कितनी है, इससे डिसाइड नहीं होगा कि उसका वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के एलिजिबल है या नहीं। ये डिसाइड होगा उसके पेरेंट्स के स्टेटस से, ना कि उसके। कई बार कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मैं ये पर्टिकुलर जॉब कर रहा हूँ, मैं ग्रुप बी में हूँ, ग्रुप ए में हूँ, मेरी सैलरी 12 लाख है या 15 लाख है, तो क्या मैं नॉन क्रीमी लेयर के एलिजिबल हूँ? बिल्कुल है, क्योंकि आप इस रूल को पढ़िए, ये क्लियरली बोलता है कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबिलिटी चाहते हैं तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पेरेंट्स के स्टेटस से ड्राइव होता है, आपके पेरेंट्स के क्रेडेंशियल से ड्राइव होता है, आपके स्टेटस से, आपकी जॉब से, आपकी इनकम से ड्राइव नहीं होता है, और ना ही आपके स्पाउस से होता है। अगर कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि मैंने क्लास 1 ऑफिसर से शादी कर ली है तो क्या मेरा क्राइटेरिया बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपका जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का स्टेटस है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपके पेरेंट्स से ही ड्राइव होगा, आपके खुद के स्टेटस से नहीं होगा, आपके स्पाउस के स्टेटस से नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखें दोस्तों। अब हम टेकअप करते हैं सैलरीज के क्राइटेरिया को, इसको अच्छे समझते हैं क्योंकि इसको लेके कैंडिडेट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जो दोस्तों सैलरीज वाला जो क्राइटेरिया है, इसको समझने के लिए पहले हम शुरू करते हैं कि कितने पॉसिबल प्रोफाइल्स हो सकते हैं जॉब्स के। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्विसेज हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसेज हो सकते हैं। पीएसयू, बैंक्स, इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे जॉब्स हो सकते हैं, और प्राइवेट जॉब्स हो सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि प्राइवेट जॉब्स में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। दोस्तों, प्राइवेट जॉब्स के लिए जब इंटाइटलमेंट देखना होगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, तो इस रूल को फॉलो करना होगा। ये रूल बताता है कि जो प्रोफेशनल क्लास है जिसमें डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स इंक्लूडेड है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनकम टैक्स कंसल्टेंट,
फाइनेंशियल और मैनेजमेंट कंसल्टेंट, डेंटल सर्जन, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट यानी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, फिल्म आर्टिस्ट, अदर फिल्म प्रोफेशनल्स, ऑथर, प्ले राइटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, मीडिया प्रोफेशनल्स, यानी ये जितने डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं जॉब्स के जो प्राइवेट है बाय नेचर, यानी कोई अगर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, सर्जन है, या फिल्म एक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो ये सारे जितने प्राइवेट प्रोफेशनल्स हैं इनके लिए जो क्राइटेरिया अप्लाई होता है वो क्राइटेरिया 6 है। और क्राइटेरिया 6 का मतलब सिंपल वेल्थ, इनकम और वेल्थ क्राइटेरिया है। 6 आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये है इनकम और वेल्थ टेस्ट है, और ये यही कहता है कि अगर किसी का इनकम सालाना 8 लाख रुपए से ज़्यादा होगा तो वो क्रीमी लेयर में आएगा, और अगर 8 लाख से कम होगा तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। यानी इस केस में अगर कोई भी कैंडिडेट के मदर या फादर प्राइवेट जॉब्स में इन्वॉल्व है तो जो भी उनकी सैलरी है, जो इनकम है, वही उनका क्राइटेरिया हो जाएगा। उसी बेसिस पे देखा जाएगा कि वो अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो क्वालिफाई होंगे क्रीमी लेयर के लिए, और अगर 8 लाख रुपए से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अब जो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब आप ये समझिए कि सारी गवर्नमेंट जॉब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल है एक्सेप्ट द फॉलोइंग्स, यानी कि अभी जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। इसमें सारे गवर्नमेंट जॉब्स के जो कैंडिडेट्स के पेरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उन सभी को नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा एक्सेप्ट द फॉलोइंग्स, यानी अब मैं जो बताने वाला हूँ वो क्रीमी लेयर में आएंगे, और उनके अलावा जितने भी होंगे वो सब नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। चलिए समझते हैं इसको। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनको मैं समझा देता हूँ कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिनके वार्ड्स यानी कि सन और डॉटर उनको ओबीसी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड पर्सन्स होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशंस। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं जिनके सन्स और डॉटर्स क्रीमी लेयर में फॉल करेंगे, और उनको करना भी चाहिए। अब समझ आगे बढ़ते हैं। अब कैटेगरी आती है कि अगर किसी कैंडिडेट के मदर और फादर दोनों ग्रुप ए में डायरेक्टली इंक्लूड होते हैं, ग्रुप ए मतलब क्लास 1 ऑफिसर में डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं, तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। और अगर किसी कैंडिडेट की मदर और फादर दोनों ग्रुप बी यानी कि क्लास 2 ऑफिसर में रिक्रूट होते हैं तो भी वो क्रीमी लेयर में आएंगे। अब अगर किसी कैंडिडेट की मदर या फादर में से कोई भी एक अगर ग्रुप ए यानी क्लास 1 ऑफिसर में डायरेक्टली रिक्रूट होता है तो भी कैंडिडेट क्रीमी लेयर में ही आएगा। और ये बहुत अच्छा क्लॉजेस को समझने की जरूरत है कि अगर किसी कैंडिडेट के फादर ग्रुप बी में डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं लेकिन वो 40 साल या उसके पहले ग्रुप ए में प्रमोट हो जाते हैं तो भी कैंडिडेट क्रीमी लेयर में काउंट होगा। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है जो मैंने अभी आपके लिए बोला, ये सिर्फ फादर पे एप्लीकेबल होता है, मदर पे नहीं होता। यानी किसी कैंडिडेट की मदर अगर डायरेक्टली ग्रुप बी में रिक्रूट होती हैं और 40 साल या उसके पहले ग्रुप ए में चली जाती हैं तो भी वो कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर में ही आएगा, क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। अब कुछ कैंडिडेट्स को जो डाउट्स होते हैं कि अगर उनके फादर ग्रुप सी और ग्रुप डी में डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं और 40 साल की एज या उसके पहले ग्रुप ए में चले जाते हैं तो क्या होगा, तो वो कैंडिडेट क्रीमी लेयर में काउंट नहीं होगा, वो नॉन क्रीमी लेयर में होगा। समझिए फिर से, अगर किसी कैंडिडेट के फादर ग्रुप सी और ग्रुप डी में डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं और वो 40 साल या उसके पहले ग्रुप ए में चले जाते हैं तब भी कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर में ही काउंट होगा। अब समझिए इस पॉइंट को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी कैंडिडेट के मदर और फादर की जॉब के स्टेटस के बेसिस पे उसको क्रीमी लेयर में क्लासिफाई किया गया था तो कैंडिडेट के पेरेंट्स रिटायर होने के बाद या अनफॉर्चुनेटली उनकी अगर डेथ हो जाती है तब भी कैंडिडेट क्रीमी लेयर में ही काउंट होगा, उसके कंटिन्यूशन रहेगा। यानी मदर और फादर अगर जब वर्किंग थे उस समय उनको क्रीमी लेयर में क्लासीफाई किया गया
तो रिटायरमेंट के बाद भी वो क्रीमी लेयर वाला स्टेटस कंटिन्यू रहेगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तब भी वो कैंडिडेट ओबीसी क्रीमी लेयर में ही काउंट होंगे, ये आप याद रखें। दोस्तों, हमने ये जो सारे रूल्स डिस्कस किए हैं इनको आप ऑफिशियली वेरीफाई कर सकते हैं जब आप ये वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पे आप क्रीमी लेयर का जो आइकन है इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये DOPT के जो मेमोरेंडम्स हैं इस पर आप क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पे 4 आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करें, DOPT ऑफिशियल मेमोरेंडम एंड ऑर्डर्स, इसको आप क्लिक करेंगे और अंदर जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे आपको ये सारे रूल्स जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं ये यहाँ पे लिखे हुए, मैंने यहीं से ये लिए हैं। और इसमें कंडीशंस बहुत सारी हैं लेकिन अभी मैंने सिर्फ सिलेक्टेड आपके साथ डिस्कस किए हैं जो हमारे आज के इस वीडियो से डायरेक्टली पर्टेनिंग है, डायरेक्टली कंसर्न है। बाकी जो कंडीशंस हैं उनके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ ये सारी कंडीशन डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन जितनी आपके लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो सब यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से अपना बैकअप ले सकते हो। ये जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो यहाँ तक के डिस्कशन से आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं टोटल लगभग सभी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सैलरीज होती हैं वो इनकम क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती, क्योंकि रूल बोलता है कि सैलरीज और एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होगी वो इनकम क्राइटेरिया में नहीं आती। इसीलिए मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू जो मैंने दिखाया आपको कि कुछ ग्रुप ए ऑफिसर्स की कंडीशंस हैं, कुछ ग्रुप बी ऑफिसर्स की कंडीशंस हैं जो कि क्रीमी लेयर में आते हैं। अदरवाइज बाकी सभी यानी कि ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी में भी काफ़ी सारे जो पोस्ट हैं ये सारे ऑफिसर्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरीज है भले ही वो 8 लाख से ज़्यादा है, वो क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा होने पर भी वो तो काउंट होती नहीं इनकम क्राइटेरिया में, इसलिए वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं। और इसी के साथ बहुत सारे क्वेरीज को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जो कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि मेरे फादर इंस्पेक्टर हैं, मेरे फादर रेलवेज़ में हैं, वो टीटी हैं, स्टेशन मास्टर हैं, डिफरेंट जो जॉब्स बताते हैं, आप देख लीजिए कि वो जॉब किस कैटेगरी में आती है, ग्रुप सी में आती है, ग्रुप बी में आती है। और जैसा मैंने आपको रूल बताया, उनकी जो भी सैलरी होगी, जो भी सैलरी पैकेज होगा वो इममटेरियल है, वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, क्योंकि उनकी सैलरी तो काउंट होगी नहीं 8 लाख वाला जो क्राइटेरिया है। ये चीज़ आप अगर याद रखेंगे तो बहुत सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। अब चलिए हम चलते हैं PSU की जो कंडीशंस हैं उनको समझते हैं। PSU की कंडीशन समझने के लिए आप देखिए, आप वापस इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पर ये जो नंबर 3 पे ये जो मेमोरेंडम है इसको आप ओपन करिए। इसमें क्लियरली इन्होंने डिफाइन किया है, ऑफिशियली ये जस्टिफाई किया है कि किस तरह से जो PSUs में जो कैंडिडेट्स कार्यरत हैं उनके बच्चों को किस तरह से ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में रखने का प्रोविज़न है। इसमें जो भी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में जॉब कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए इक्विवेलेंस ऑफ पोस्ट का क्राइटेरिया दिया है। इक्विवेलेंस ऑफ पोस्ट यानी कि रेफरेंस माना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ग्रुप ए के इक्विवेलेंट यानी क्लास 1 ऑफिसर की इक्विवेलेंट जो भी पोस्ट होगी पब्लिक सेक्टर्स में, उसको भी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हो, ये क्लियरली लिखा है कि पे पैटर्न पर्क्स अलाउंसेस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बहुत डिफरेंट होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये फिर इक्विवेलेंस ऑफ पोस्ट को जज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि PSUs में जो बोर्ड लेवल एग्जीक्यूटिव्स होंगे या बोर्ड लेवल से बिलो जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, जो मैनेजरियल पोस्ट पे होंगे, उनको ही क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। यानी कि जो मैनेजर्स की पोस्ट है या उसके ऊपर की पोस्ट है PSUs में, उनको ही क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, उसके नीचे बाकी सारे नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। एक इसमें बस क्लॉज समझने का है कि बोर्ड लेवल में तो है, लेकिन अगर उनकी सैलरी 8 लाख रुपए से कम है तो फिर वो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। समझ गए आप बात को? अगर
फिर से समझाता हूं मैं, अगर मैनेजर या उसके ऊपर पोस्ट पे आते हैं तो पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजर और मैनेजर के अबव क्रीमी लेयर में आएंगे। लेकिन अगर पोस्ट के हिसाब से वो मैनेजर या उसके अबव है लेकिन सैलरी 8 लाख से कम है, तो वो नॉन क्रीमी लेयर का फायदा ले सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये बात रही PSUs की। अब आते हैं OBC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेके। वैलिडिटी को लेके भी कैंडिडेट्स को बड़े डाउट्स होते हैं। हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करिए आप इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-2023 इसमें आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी के लिए या रिजर्वेशन अवेल करने के लिए आपको वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए। 22-23 में जो वैलिड सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट का वैलिड पीरियड है वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का ये जो पीरियड है, इस फाइनेंशियल ईयर में ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि OBC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एक फाइनेंशियल ईयर की होती है और ये फाइनेंशियल ईयर का पीरियड है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 22-23 की बात करें तो ये पीरियड हो जाएगा। अब अगर आपको 22-23 में वैलिड सर्टिफिकेट बनाना है या आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है, तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का इनकम सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कौन कौन से हो गए वो 3 साल, 21-22, 20-21 और 19-20, यानी कि 22-23 के 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स जो पिछले 3 साल हैं, प्रीवियस ईयर्स, उनके बेसिस उनका इनकम सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसकी बेसिस पे फिर आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट इशू होगा जो इस पीरियड के लिए वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, कई बार कैंडिडेट बोलते हैं कि सर मैं एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन अपडेटेड नहीं है, रिन्यूड नहीं है, तो मैं क्या, मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। उसको समझिए गौर से। अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट है, पुराना है, अपडेटेड नहीं है, रिन्यूड नहीं है, तब भी आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनल बेसिस पे। आप एग्ज़ाम में अप्लाई करिए। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, अगले स्टेज में जाएंगे, उस समय अथॉरिटीज़ या इंस्टीट्यूशन जहां आपने अप्लाई किया है वो उस वक्त आपसे अपडेटेड सर्टिफिकेट मांगेगा आपकी एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया। प्रीलिम्स के अप्लाई करते वक्त आपके पास OBC सर्टिफिकेट तो है लेकिन अपडेटेड नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए, आपका कैंडिडेचर वैलिड रहेगा। लेकिन जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं, मेंस के लिए क्वालिफाई जब आप कर जाएं, तो जब आप डेफ का फॉर्म भरेंगे उस समय तक आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जो पीरियड रहेगा इस बीच में आपके प्रीलिम्स देने से लेके मेंस के बीच का, उस समय तक आप अपना सर्टिफिकेट अपडेट करा लें। यानी अप्लाई करते वक्त अगर किसी भी कारण से आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई करें, उसमें हिचके ना, प्रोविजनल बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही अपना जितने जल्दी हो सके अपने सर्टिफिकेट को आप रिन्यू करा के रख लें, जिससे किसी भी तरह का हिच आपको फेस ना करना पड़े। आप एलिजिबल रहेंगे फिर भी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के साथ आपका करस्पॉन्डेंस होगा, आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ सकता है। ये है वो सारी कंप्यूटर अथॉरिटी जो OBC सर्टिफिकेट को इशू करती हैं। इसमें आते हैं DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ADM एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट, इसको वजीफा मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ताल्लुक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट एंड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार और सब डिविजनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आपके जो डाउट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होंगी। और इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी और कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा और अगर ज़रूरत होगी तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। Friends, I am wishing you very best of luck for all of your endeavors. I am wishing you best of luck for your exams also. Please stay connected and do take very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।